हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे मिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं क्योंकि जेडब्ल्यू नीट में भाई इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लगे रहिए, स्टार्ट टू एंड वीडियो को देखिए और आपको इसके सारे प्रॉब्लम्स आज मैं करवा दूंगा। नीट जेडब्ल्यू में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवा दूंगा। तो ध्यान दीजिए, देखो सबसे पहले लेते हैं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। तो देखो, आपको एक इंडिकेटर डायग्राम दिया है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये एक पोजीशन है जहां से ये कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है। अब मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसमें से आइसोथर्मल कौन सी है और एडियाबेटिक कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? तो ए मस्ट बी आइसोथर्मल, ये हो गया आंसर, और बी मस्ट बी एडियाबेटिक। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि जो स्लोप है आइसोथर्मल का वो हमेशा कम होता है। किसके स्लोप से? एडियाबेटिक के। तो एडियाबेटिक के स्लोप में गामा होता है, हमने पिछले वीडियो में हमारे देखा। ओके, तो इसका जो स्लोप है वो -p/v है और इसका जो स्लोप है वो गामा p/v है। तो वो हमेशा कम ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे गामा है, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि भाई इसमें से आइसोथर्मल कौन सी और एडियाबेटिक कौन सी, तो ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक। लेकिन अगर मैंने आपको गिवन दिया है कि गिवन है A = आइसोथर्मल, तो बताओ B कौन सी होगी? तो B होगी एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है इससे, और आइसोथर्मल से एडियाबेटिक का हमेशा ज्यादा ही होता है। ओके, अब अगर मैंने आपको बताया कि B एडियाबेटिक है, B एडियाबेटिक है, तो A कौन सी प्रोसेस है, तो आप क्या बताओगे? क्या वो आइसोथर्मल है? हाँ, तो यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, यहीं पे हम गलती करते हैं। देखो, A आइसोथर्मल है तो डेफिनेटली B एडियाबेटिक ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके स्लोप में गामा है, तो गामा की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 1 लिखेंगे तो -p/v आ जाएगा। लेकिन अगर गामा की वैल्यू ज्यादा है, ओके, 1 से ज्यादा है, अगर गामा की वैल्यू यहां पे 1 से ज्यादा है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेसेस होंगी। जैसे गामा की वैल्यू, सपोज मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, उसकी वैल्यूज तो फ्रैक्शन में होती है हमें पता है, बट मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। अगर गामा की वैल्यू 2 है तो इसका स्लोप 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। ऐसी कोई एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकती है जिसके लिए गामा की वैल्यू 3 हो, तो फिर उसका स्लोप और ज्यादा हो जाएगा। तो 2 वाली भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, 3 वाली भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब अगर ये 3 वाली एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो ये 2 वाली एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकती है, जिसका स्लोप इस प्रोसेस से कम तो है, बट आइसोबारिक से तो आइसोथर्मल से तो ज्यादा ही है। आया समझ में? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको B गिवन है तो A के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो आइसोथर्मल हो सकती है या तो फिर एडियाबेटिक हो सकती है। दोनों में से कोई भी आंसर राइट हो सकता है। ओके, दोनों में से कोई भी आंसर राइट हो सकता है, तो ये बात आप याद रखना। ओके, चलो, तो ये बात तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब इसमें देखो, मगर ऐसे आपको ग्राफ दे दूं, कुछ ग्राफ को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रोसेस उल्टी जा रही है, ठीक है, तो ऐसे दिया है आपको। अब यहां पे ये A और ये B दिया है, तो मुझे बोलो कि यहां पे आइसोथर्मल कौन सी होगी, एडियाबेटिक कौन सी होगी? तो यहां पे फिर से A जो है वो क्या होगी? आइसोथर्मल होगी, और जो B है वो एडियाबेटिक होगी। क्यों? जब मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। आ गया समझ में? ओके, अब इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे एक्सपांशन। तो ये आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो, ये एक्सपांशन है। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, प्रोसेस इधर से इधर जा रही है, तो पहली वैल्यूज ये थी, यहाँ पे वॉल्यूम ये था, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप ये लो, ये लो, कोई भी लो, दोनों भी एक्सपांशन के ग्राफ है। और ये जो ग्राफ्स है ये किसके हैं? ये कंप्रेशन के ग्राफ है। ठीक है, तो स्लोप चाहे एक्सपांशन हो चाहे कंप्रेशन हो, स्लोप तो हमेशा आइसोथर्मल का कम ही रहेगा एडियाबेटिक से। लेकिन वर्क डन की अगर बात करें हम, तो वर्क डन देखो, यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन होगा वो उसने जो एरिया कवर किया है, एरिया अंडर द कर्व इतना होगा, तो एरिया अंडर द कर्व इतना ही वर्क डन आपका होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो ये जो वर्क डन है वो इतना है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक।
इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग एक्सपांशन हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल, जो कि हमने पिछले वीडियो में जो लास्ट न्यूमेरिकल लिया था उसमें देखा था। तो वहां पे भी आइसोथर्मल एक्सपांशन था, इसलिए वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक इज लेस देन वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल। तो यहां पे ए का आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा है बी से। आगे समझ में? ओके। लेकिन कंप्रेशन में बात उल्टी है। कंप्रेशन में देखो ये आइसोथर्मल है सपोज, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ये होगा वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द कर्व यानी इतना होगा। और यहां पे देखो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें इतना तो ऐड ही हो गया, तो इसका वर्क डन ज्यादा रहेगा। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। ओके। अब यहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम वो तो ग्राफ में आपको दिख ही रहा है, तो आप उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसके आंसर्स यहां पे दे सकते हो। लेकिन आपको दो चीजें तो याद रखनी है, क्या? एक तो वर्क डन और दूसरा स्लोप। यहां पे भी ये वर्क डन और दूसरा स्लोप, स्लोप का तो यही रहेगा, स्लोप तो दोनों में सेम ही रहेगा। आया समझ में? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं ना कि चारों जो मिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी चारों जो प्रोसेसेस है वो चारों प्रोसेसेस हम एक ही ग्राफ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके। तो चलो मैं यहां पे पहले पीवी डायग्राम निकालता हूं। पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम में पता है आपको कि वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? वाई एक्सिस पे प्रेशर रहेगा और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। अब आपको ये प्रोसेस दी है, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस होनी चाहिए, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको नंबर 1 देता हूं। तो नंबर 1 आइसोबारिक प्रोसेस हम निकालेंगे, आइसोबारिक। नंबर 2 निकालेंगे आइसोकोरिक। नंबर 3 निकालेंगे हम आइसोथर्मल। और नंबर 4 पे निकालेंगे एडियाबेटिक। तो ये प्रोसेस कौन सी है? नंबर 1 है यानी आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट मैंने यहां पे दिखा दिया। अब सेकंड है आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये लो मैंने निकाल ली। ओके। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सी होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। अब पीवी डायग्राम में मुझे आइसोथर्मल निकालना है, तो आइसोथर्मल के लिए हमें पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था ना इसका, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये हो गई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके। ये कर्व होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस 3। और अगर मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस निकालनी है तो पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन है वो PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये भी यहां पे भी प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गैमा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? देखो ये ग्राफ ऐसे आएगा, बस इसका स्लोप ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये होगी फोर्थ प्रोसेस। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया पीवी डायग्राम चारों प्रोसेसेस के लिए। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको निकाल सकते हो। अब हम निकालेंगे प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, पीटी ग्राफ। ओके। तो पीटी ग्राफ अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो ये हो गया P, ये हो गया T। तो पीटी निकालते वक्त हम क्या करेंगे? नंबर 1 प्रोसेस कौन सी निकालनी है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस ऐसी ही आएगी जहां पे प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरी है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है कि आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा? PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस कुछ इस तरीके से आएगी, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके। तो सेकंड जो है ये है, सॉरी ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। अब थर्ड आपको आइसोथर्मल निकालना है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट की कुछ इस तरीके से निकलेगी थर्ड। और जो फोर्थ है वो है एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में
जो ये होता है प्रेशर होता है और टेम्परेचर, इसका क्या रिलेशन है। तो प्रेशर होता है 1 माइनस गैमा टी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है रिलेशन। अब इसमें अगर मैं इसको टी को निकालू तो टी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू के बाय पी टू द पावर 1 माइनस गैमा होगा। ठीक है, तो टी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो के पी टू द पावर गैमा माइनस 1 होगा। ओके, तो मैं अगर इसकी पावर हटा देता हूं यहां से तो टी इज इक्वल टू के पी टू द पावर गैमा माइनस 1 बाय गैमा। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिख रहा है, ये इक्वल टू के को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैमा माइनस 1 बाय गैमा। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे ग्राफ निकालना है इसका, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन ये जो ग्राफ है ये भले ही आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लग रहा हो, लेकिन ये क्या है, ये कर्व है। एडियाबेटिक जो है वो सारे कर्व रहेंगे, चाहे आप पीवी निकालो, पीटी निकालो या तो फिर टीवी निकालो, तो आप कोई भी ग्राफ निकालो उसमें वो कर्व ही दिखाएगा। तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रोसेस। ओके, चलो, तो ये यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं पीटी के बाद में वीटी डायग्राम्स। तो मैं यहीं पे निकालता हूं इसको। ओके, इसको रफ कर देते हैं, ये एडियाबेटिक है। ओके, तो अभी वीटी डायग्राम निकालते हैं। वीटी डायग्राम कैसे निकलेगी, तो सिंपली मैं ग्राफ निकालता हूं। ओके, यहाँ पे मैंने वी ले लिया वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। चलो निकालते हैं। अब देखो पहले निकालनी है आइसोबारिक, तो आइसोबारिक यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक में। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी ग्राफ आएगा प्रोपोर्शनलिटी का कुछ इस तरीके से आता है। ओके, उसके बाद में आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मैं सीधी लाइन अगर निकाल दूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। देन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मैं अगर सीधी ऐसी लाइन वर्टिकल लाइन निकाल दूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो मैं नंबर दे देता हूं इसको। ये कौन सी थी, ये आइसोबारिक थी, तो नंबर 1। आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट नंबर 2, आइसोथर्मल के लिए नंबर 3। अब एडियाबेटिक प्रोसेस निकालनी है आपको। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने देखा, क्या देखा है हमने, तो हमने ये देखा कि ये जो इक्वेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, वो टी वी टू द पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो यहां से मैं T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गैमा माइनस 1 भी बता सकता हूं। ऐसे है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके से आता है और ये हमेशा कर्व होता है। एडियाबेटिक का हमेशा कर्व ही आता है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रोसेस। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको कि मिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, अगर आप ये नहीं लिखा है आपने तो इसको पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। मैं रफ करता हूं इसको। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं वो है JEE 2020 से, ठीक है। अभी अभी इसी साल ये न्यूमेरिकल आया है। तो आपको ग्राफ दिया है, क्या ग्राफ दिया आपको, आपको ग्राफ दिया है V वर्सेस T का ग्राफ दिया आपको। ओके, ग्राफ क्या है, तो ये Y दिया है, ये Z दिया है, ये X दिया है और आपको कुछ इस तरीके से ये डायग्राम दिया है। ओके, ये डायग्राम आपको दिया है और फिर आपको इसके लिए ये जो VT है इसकी बजाय आपको PV दिया है। तो PV डायग्राम पे यही प्रोसेस को आपको PV डायग्राम पे दिखाना है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम, तो VT ग्राफ आपको दिया है और इसका PV ग्राफ आपको पूछा है। ओके, VT ग्राफ दिया है और आपको PV ग्राफ पूछा है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और 4 ऑप्शन में से करेक्ट वन आपको चूज करना है। तो आप वहां पे करेक्ट वन चूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको यहां पे डायरेक्ट ये बना के दिखाता हूं
तो 4 ऑप्शन में नहीं देने वाला आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं। तो ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको थिंक कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले आप नोट करो कि यहां पे ये जो YZ प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है। तो YZ प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये मुझे समझ में आ गया कि YZ आइसोकोरिक है। देन ZX जो प्रोसेस है दोस्तों वो कौन सी है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी आइसोथर्मल है। तो ये मुझे समझ में आ गया। और फिर XY ये जो प्रोसेस है, तो XY एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे दिख रहा है हमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये तभी हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। अब इसमें देखो यहां पे ये जो YZ प्रोसेस है, इसमें जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है। ओके, टेम्परेचर वो फॉल कर रहा है और यहां पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर फॉल कर रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर फॉल कर रहा है, ऐसी ये कंडीशन है। ओके, उसके बाद में यहां पे देखो, यहां पे वॉल्यूम फॉल कर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। XY में देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको हम आइसोबारिक एक्सपांशन बोल सकते हैं। और ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम उतना ही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको आइसोकोरिक कूलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी ये 3 प्रोसेसेस है और आपको इसके हिसाब से यहां पे क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर से X से। तो X ये जो पोजीशन है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। चलो अब X to Y जाएंगे। पहले देखो ये एरो दिखा रहा है X to Y, तो X to Y आइसोबारिक एक्सपेंशन है। तो आइसोबारिक है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो या तो ये इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आइसोबारिक एक्सपांशन है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से इधर जाएगा, शिफ्ट होगा। तो ये X है और ये क्या है, Y है। अब Y to Z जो प्रोसेस है वो कौन सी है, वो आइसोकोरिक है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। लेकिन ये आइसोकोरिक कूलिंग है, कूलिंग यानी टेम्परेचर फॉल कर रहा है। टेम्परेचर फॉल करेगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर भी फॉल करेगा, इसलिए ये नीचे आएगा, इधर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। आया समझ में। अब जो ZX है, ये Z है, तो Z to X जब वो रिटर्न जा रहा है तो वो आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेशन है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये प्रोसेस ऐसे जाएगी। लेकिन दोस्तों ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी डायग्राम पे कर्व होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कब आया था, ये JEE 2020 में आया हुआ, इसी साल आया हुआ, जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसको मैं यहां पे रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE 2019 से। तो आपको क्या दिया है, आपको पीवी डायग्राम दिया है। ओके, और आपको ये A, ये B, ये C और ये D दिया है, और आपको दिया है कि इसको आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक इस सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में इसको लगाओ। तो आपको क्या करना है, ढूंढना है इसमें। तो देखो जो A प्रोसेस है वो कौन सी है, A प्रोसेस आइसोबारिक है, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसोबारिक, तो मैं इसको A प्रोसेस को यहाँ पे आइसोबारिक की जगह पे लिख देता हूँ। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी है, तो जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो D प्रोसेस है, तो इसके आगे आइसोबारिक के आगे क्या आएगा, D आएगा। देन अभी बचा B और C, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक, जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल। तो ये एडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो गई, B, तो शुरू में B लिख देता हूं और लास्ट में एडियाबेटिक लिखना है तो वहां पे C लिख देता हूं। तो ये है आपका राइट आंसर। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, चारों में से ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, तो है ना आसान। चलो अभी नेक्स्ट है JEE 2070।
2017 में आया हुआ जेडब्ल्यू में। ये वाला कब आया था? 2019 में। तो जेडब्ल्यू 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ये तो एकदम इजी है, एकदम इजी। यानी ये जो मार्क्स है ये आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ग्राफ दिया है कुछ इस तरीके से, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है। ओके, और आपको क्या दिया? आपको क्या पूछा है कि इसका टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ निकालो, बस टीपी ग्राफ आपको निकालना है। तो ये प्रोसेस पीवी है। पीवी पे जो कर्व होता है वो क्या दिखाता है आपको? पीवी पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको बोला भी है कि ये क्या है? ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूमेरिकल में ही आपको बोला है कि दिस इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? तो आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ इस तरीके से आता है। ओके, अब यहां पे ये 1 है, ये 2 है, यानी आइसोथर्मल क्या हो रहा है? एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। ओके, तो इसका मतलब प्रेशर घट रहा है, तो ये 1 प्रोसेस होनी चाहिए, ये 2 होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है? घट रहा है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ओके, चलो अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई वाला न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, वो भी जेडब्ल्यू 2017 में आया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो जेडब्ल्यू 2017 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं अभी। ओके, ये क्वेश्चन क्या दिया है आपको? डायग्राम दी है आपको, प्रोसेस दी है डायग्राम में, ये P है, ये V है, और आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दी है। ओके, इस साइक्लिक प्रोसेस में ये है आपका V0, ये है आपका P0, ये है आपका 2P0 और ये है आपका 2V0। ये A, ये B, ये C और ये D, और ये प्रोसेस आपको ऐसे दी हुई है। ओके, और आपको पूछा है व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये देखो, एक गैस लिया है और उस गैस का CV भी आपको दिया है, वो कितना है? 3/2R। तो 3/2R इतना CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उस गैस का आपको दिया है। ओके, और आपको बोला है कि ये जो गैस है वो साइक्लिक प्रोसेस से जा रहा है, A to B जाएगा, B to C जाएगा, C to D और फिर D to A। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये जाएगा। तो आपको इसकी इफिशियंसी पूछी है। क्या पूछी है? इफिशियंसी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे इफिशियंसी पूछी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी यानी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो भाई आप कितने इफिशियंट हो, इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? चाहे मशीन की हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की हो। इफिशियंसी यानी आप कितना खा रहे हो और आप काम कितना कर रहे हो, यानी पढ़ाई कितनी कर रहे हो और खा कितना रहे हो। तो अगर आप ज़्यादा खा रहे हो और सो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपकी इफिशियंसी बहुत कम है। और अगर आप कम खा के ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बहुत ही इफिशियंट हो। तो यू आर इफिशियंट स्टूडेंट। और वैसे तो आप सभी स्टूडेंट इफिशियंट तो है ही, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ये होता है इफिशियंसी। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट है कि भाई ये जो प्रोसेस है वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगी। तो आउटपुट हो गया वर्क डन। तो इस प्रोसेस ने जो वर्क डन किया होगा वो आउटपुट हो गया। और इनपुट क्या है? तो भाई ये प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ हीट सप्लाई करनी होगी, तभी तो प्रोसेस होगी। तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वही होगा आपका इनपुट। तो इस साइकिल में आपने जो हीट दी है, ये पूरी साइकिल के लिए आपने जो हीट दी है वो Q होगी, और जो वर्क आपने उससे लिया है वो W होगा। तो वर्क डन तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या होता है? एरिया ऑफ, या तो फिर एरिया कवर्ड बाय द प्रोसेस, या तो फिर साइकिल। तो इसने जो एरिया कवर्ड किया है वही आपका वर्क डन होता है। कितना एरिया कवर किया है? तो ये सिंपल हमें दिख रहा है, क्या है? ये रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? तो ये है, देखो यहां से V0 से 2V0, यानी ये लेंथ है V0 और ये जो लेंथ है वो P0 है, क्योंकि 2P0 माइनस P0। तो वर्क डन हो गया आपका P0 V0, या तो फिर PO VO बोल दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये वर्क डन तो मुझे मिल गया, बहुत ही आसान है।
बट मुझे निकालना है हीट। तो अगर मैं हीट निकालता हूं तो हीट जो मैंने सिस्टम को दी है, जो सिस्टम को दी है, तो हीट मैंने दी है, ये मुझे कब पता चलेगा? जब एक्सपांशन होगा, है ना। तो इस गैस में जब एक्सपांड करेगी गैस, तब उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में हीट दे रहे हैं। तो या तो उसने एक्सपांड करना चाहिए या तो फिर उसका प्रेशर बढ़ना चाहिए, है ना। या तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए या तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, तब आप उसको हीट दे रहे हो। ऐसे आपको समझ में आएगा, तभी तो गैस एक्सपांड करेगी। ठीक है, तो हीट आप दोगे, उससे वो क्या करेगी? या तो प्रेशर बढ़ाएगी या तो वॉल्यूम बढ़ाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें आप हीट दे रहे हो, जबकि ये रिटर्न आ रही है। तो यहां पे हीट आप निकाल रहे हो सिस्टम से। ठीक है, तो यहां पे हीट दे रहे हो और यहां से हीट ले रहे हो, यानी रिटर्न ले रहे हो। तो ये जो हीट आपने दी है, तो ये वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, इतनी हीट आपने, सॉरी वर्क डन नहीं, हीट ए बी। तो जब ए बी प्रोसेस हो रही है तो आप जो हीट दे रहे हो वो हीट प्लस बी सी, तो हीट गिवन ड्यूरिंग बी सी प्रोसेस। तो ए बी में जो हीट आप दे रहे हो और बी सी में जो हीट दे रहे हो, वो कुल मिला के आपकी टोटल हीट होगी। तो अब यहां पे देखते हैं कि हीट ड्यूरिंग ए बी कितनी होगी। तो देखो, ए बी जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन होता है पीडीवी। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, क्यू ए बी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। लेकिन भाई यहाँ पे वर्क डन तो जीरो है, तो ये हो गया इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, एनसीवी डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहां पे क्या होगा? डेल्टा टी। ये ए टू बी प्रोसेस है, तो हम यहां पे लिख देंगे ए टू बी प्रोसेस के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस। ओके, अब इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, यन इंटू सीवी क्या है? सीवी दिया है आपको 3/2 आर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी बी। देखो फाइनल क्या है? ए टू बी जा रहा है ना, तो टी बी माइनस टी ए, ये हो गया। ओके, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और 3/2 को बाहर निकाल लिया, और यन आर टी बी माइनस यन आर टी ए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। चलो, और कैसे लिख सकता हूं मैं? तो एन आर टी बी किसका फॉर्मूला है? तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो एन आर टी बी, यानी ये इसको अगर प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दे तो एन आर टी बी क्या होगा? टी बी यानी ये पॉइंट पे जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा एन आर टी बी के। तो यहां पे प्रेशर कितना है? 2p0 है ना, और यहां पे वॉल्यूम है v0। तो 2p0 v0 इज इक्वल टू एन आर टी बी हो गया, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये बी पोजीशन को एन आर टी है, तो बी पोजीशन को प्रेशर कितना है? 2p0, और वॉल्यूम कितना है? v0 है, माइनस एन आर टी ए। अब ये भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी यहां पे मैं पीवी के फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। कहां पे? जहां पे ए पोजीशन हो। तो ए पोजीशन पे प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, तो ये हो गया p0 v0। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 3/2, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो p0 v0। तो ये क्यू ए बी आ गया। अब क्यू बी सी आपको निकालना है, तो क्यू बी सी, बी टू सी जो हीट आपने लिया है वो कितना रहेगा? तो बी टू सी ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में हमने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर लिया था, जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन था। दोनों मिला के जो हमारा फॉर्मूला आया था वो था एनसीपी डेल्टा टी, और प्रोसेस कौन सी है? बीसी। अब यहां पे एन इंटू सीपी क्या आएगा? तो हमें पता है सीवी क्या है? 3/2 आर। तो सीपी क्या होता है? तो सीपी होता है सीवी प्लस आर, यानी 3/2 आर प्लस आर, यानी 5/2 आर। तो मैं सीपी की वैल्यू यहां पे रख देता हूं 5/2 आर, और जो डेल्टा टी है यानी चेंज इन टेम्परेचर है ड्यूरिंग प्रोसेस बी टू सी, वो कितना आएगा? तो टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 5/2, और ये जो आर है इसको एन और आर इसको अंदर भेज देता हूं, तो एन आर टी सी माइनस एन आर टी बी।
अब हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ पे जो सी पॉइंट पे जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो एनआरटी के बराबर होगा। तो सी पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो है 2P0 और 2V0, तो 2P0 इंटू 2V0 माइनस एनआरटीबी। एनआरटीबी कितना है, तो बी पे 2P0 और V0 ये है वैल्यू, तो ये कितना हुआ 5/2। 2P0 इंटू 2V0 ये होता है 4P0V0 माइनस 2P0V0, यानी ये बचा सिर्फ 2P0V0। तो अभी हमारे पास जगह कम हो गई, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब टोटल हीट आपको चाहिए तो वो कितनी आएगी, वो हीट ड्यूरिंग AB और हीट ड्यूरिंग BC। तो AB की हीट है 3/2P0V0 प्लस BC की है 5/2 इंटू 2P0V0। ये कितना हो गया, तो 2 डिवाइडेड है तो 2 एज इट इज नीचे रहेगा, ऊपर आएगा 3P0V0 और ये 5 इंटू 2P0V0 ये 10, तो 3 प्लस 10P0V0 यानी 13/2P0V0 ये आया अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, तो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू। वर्क डन कितना है, वर्क डन आपने निकाला है यहाँ पे P0V0 और जो हीट है वो आपने निकाली है 13/2P0V0, जो आपने कट कर दिया तो ये आएगा आपका 2/13। तो जो इंजन की इफिशियंसी है वो 2/13 है। आ गया समझ में आपको, है ना इंटरेस्टिंग। ओके चलो, तो इसको फटाफट लिख लो। अभी इसको लिखने के बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। लिख लिया, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, बस 2 मिनट में हमारा वो खत्म होने वाला है। तो चलो यहां पे लिख देता हूं मैं फ्री एक्सपेंशन। तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, देखो मैंने क्या किया, मैंने रिजिड वॉल्स ली और ये ऐसे एक सिस्टम बनाई, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो वॉल्स है वो रिजिड रहेगी, ठीक है। तो रिजिड वॉल आपको कंसीडर करना है। और दूसरा, ये जो वॉल्स है ये हीट ट्रांसफर भी नहीं होने देंगे, इंसुलेशन है, ओके। तो हीट इंसुलेटेड है। यहाँ पे मैंने एक वॉल रखा है, इस वॉल ने क्या किया है, इन दोनों को सेपरेट आउट। और ये जो चेम्बर है इसमें गैस भरी हुई है, ये जो चेम्बर है उसमें गैस भरी हुई है, ओके। अब देखो ये वॉल्स रिजिड है यानी इस पे कोई भी वर्क डन नहीं हो सकता, सराउंडिंग पे वर्क डन नहीं हो सकता। ये बाकी की सारी सराउंडिंग है, इस पे कोई भी वर्क डन नहीं हो सकता। दूसरा, ये जो है ये सारी जो वॉल्स है वो हीट इंसुलेटेड है, यानी यहां से हीट बाहर नहीं जा सकती, यानी चेंज इन हीट जो है वो 0 है। और चेंज इन हीट 0 है, इसका मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो ये जो एक्सपेंशन होगा गैस का वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, ये अगर सिस्टम है तो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो वॉल है इसको आप जैसे ही घुमाते हो तो ये एयर इसमें रश करेगी, इसमें जाएगी अंदर, ओके, और इसमें फुल हो जाएगी, इसमें फुल हो जाएगी। अब ये जो गैस है या तो फिर एयर है ये यहाँ पे गई, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा इस गैस का, इसको बोलेंगे आप फ्री एक्सपेंशन। क्यों फ्री एक्सपेंशन बोलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले तो हीट चेंज नहीं हुई, तो डेल्टा क्यू 0 है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ, तो वर्क डन भी 0 है। क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका वॉल्यूम फिक्स है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा यानी सराउंडिंग पे कुछ सराउंडिंग में गैस जाएगी, तभी उसको आप बोलोगे कि उसने कुछ वर्क डन परफॉर्म किया, है ना, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगी। तो यहाँ पे वो सराउंडिंग के साथ कोई भी जो एक्सपेंशन है वो परफॉर्म नहीं कर रही है गैस, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या होगा, 0 होगा।
तो वर्क डन जीरो है, चेंज इन हीट भी जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो वर्क डन जीरो है, क्यू भी जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, यानी टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पे ना ही टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है, ना ही वर्क डन हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन है गैस का, इसको आप बोलोगे फ्री एक्सपेंशन। तो कई जगह पे ये कॉन्सेप्ट हमें काम में आता है। ये एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अभी स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। तो चलो, थैंक यू वेरी मच।